अरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी का 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में ये भी बतलाइएगा कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का इस सेशन का आपका पहला प्रश्न यही कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन नंबर सी में अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा डियर किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी दिया था। और कब दिया था? तो 5 जून 1974 को दिया था। और कहाँ दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में। इन तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये क्या है? एक भाषण है। क्या है डियर? एक भाषण। और किनके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कब? तो 5 जून 1974 को। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। पहले आपको ये जानना जरूरी कि आषाढ़ का एक दिन क्या है। तो एक नाटक है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन क्या है? एक किस विधा से संबंध रखता है? तो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और किसकी रचना, यानी कि आषाढ़ का एक दिन है ना, किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में मल्यज, या ऑप्शन नंबर सी में आपको मोहन राकेश, या ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो नामवर सिंह है ना प्रगीत और समाज पाठ की रचना की, और मल्यज किसके? हंसते हुए अकेलापन की रचना की। और मोहन राकेश जी है ना, ये आपको आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। किसकी? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। और सिपाही की माँ पाठ के भी लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सूरदास किस भाषा के कवि है। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि सूरदास जी है ना किस भाषा के कवि, यानी कि सूरदास जी है ना किस भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत के है, या ऑप्शन नंबर बी में ब्रज भाषा, या ऑप्शन नंबर सी में है अवधी भाषा, या ऑप्शन नंबर डी में मैथिली भाषा। तो आपको याद रखना है डियर कि सूरदास जी किस भाषा के कवि, यानी कि किस भाषा के कवि है। तो आपको सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सुरसा यानी कि सूर सागर किसकी रचना है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो सूर सागर है ना, एक किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में नावादास की है, या ऑप्शन नंबर बी में तुलसीदास की है, या ऑप्शन नंबर सी में आपको सूरदास है, या ऑप्शन नंबर डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सूर सागर किसकी रचना है डियर? सूरदास जी के। किसकी है? सूरदास जी के। आपको याद रखना है। और सूरदास जी की बहुत फेमस रचना है, जैसे साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी के है। इसको भी आपको याद रखना है। क्या है? साहित्य लहरी। ये किसकी रचना है? सूरदास जी की है। और एक आपको ये भी रचना इनका याद रखना है, सुरसा रावली। सुरसा रावली किसकी रचना है? तो सूरदास जी की रचना है। इसको भी आपको याद रखना है। श्रीमद् भागवत ये भी सूरदास जी की रचना है। और एक आपको राधा रस के लिए भी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना। यानी कि इन सभी रचना को आपको याद रखना है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूरदास हो जाएगा। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है डियर कि बातचीत के माध्यम से ना बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट हम लोगों को ना, यानी कि हम पब्लिक को ना क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बातचीत की शैली, या ऑप्शन नंबर बी में भाषण की शैली, या ऑप्शन नंबर सी में है संवाद की शैली, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो
तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं डियर, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो बातचीत पाठ है ना, एक क्या यानी कि बातचीत पाठ क्या है, तो एक निबंध है, इसको भी आपको याद रखना है डियर। क्या है बातचीत पाठ क्या है, तो एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है, इसको भी आपको याद रखना है। और बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और इनकी निर्धन कब हुआ था, ये इनको भी आपको याद रखना है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था डियर, तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी निर्धन कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जैसे प्रमुख रचना है जैसा काम वैसा परिणाम, यानी कि ये इनका फेमस रचना है। न्यूनतम ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, ये सब इनकी फेमस रचना है, ये सब भी आपको याद रखना है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली हो जाएगा, यानी कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने है ना सितारा किससे कहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको है जनता को, या ऑप्शन नंबर बी में आकाश के तारे को, या ऑप्शन नंबर सी में नेता को, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस चैप्टर को लिखा है, तो जन जन का चेहरा 1, उसी में ना गजानन माधव मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा ये आपको बतलाना है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा, किसे कहा है डियर, तो जनता को कहा है। किसे, तो जनता को कहा है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनता को। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है, तो जनता को कहा है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गांव का घर, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो गांव का घर है ना, कविता के कवि कौन है। और सबसे आसान और सबसे आपको इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। अब आपसे पूछा जाता है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए में अशोक वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर बी में ज्ञानेंद्र पति, या ऑप्शन नंबर सी में है रघुवीर सहाय, या ऑप्शन नंबर डी में शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको शमशेर बहादुर सिंह किस चैप्टर को लिखा है, तो उषा को लिखा है। किसका, उषा को। और रघुवीर सहाय किस चैप्टर को, अधिनायक की। और ज्ञानेंद्र पति जी किस चैप्टर को लिखा है, तो गांव का घर के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आपको 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर बी में है 28 दिसंबर 1907 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर सी में है 26 सितंबर 1907 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर डी में 13 नवंबर 1907 ईस्वी को। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था डियर, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, खटकाला गांव में हुआ था। पंजाब के है ना खटकाला गांव में हुआ था। कहाँ, पंजाब के खटकाला गांव में। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनकी निर्धन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। कब, 1931 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखना है। और भगत सिंह जी किस पाठ को लिखा है, तो एक लेख और एक पत्र पाठ को लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है कि जो नामवर सिंह है, जो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, उनके गुरु कौन थे। यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के जो लेखक है ना, उस लेखक के ना गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर सी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी में आचार्य चतुर्सेन।
तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे डियर स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो उसने कहा था कहानी है ना, उसके कहानी के कहानीकार यानी कि उसने कहा था कहानी को ना किसने लिखा है? आपको सिंपल समझना है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार का मतलब होता है कि उस कहानी को न किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन नंबर बी में आपको बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन नंबर सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है डियर स्टूडेंट? आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? तो आपको याद रखना है 1915 ईस्वी में छपा गया था। और इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बहुत एक फेमस कहानी है बुद्धू का कांटा। ये भी आपको उसने कहा था यानी कि बुद्धू का कांटा किसका कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और ये किनके द्वारा लिखी गई? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर डियर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। और आपको रामधारी सिंह दिनकर जी किस कविता को लिखा है यानी कि किस चैप्टर को लिखा है डियर? तो अर्धनारीश्वर को लिखा है। और बालकृष्ण भट्ट किस कविता को यानी कि किस चैप्टर को लिखा है? तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट बातचीत की। और जयप्रकाश नारायण तो संपूर्ण क्रांति चैप्टर को लिखा है। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी और किनके द्वारा लिखी गई थी, इनको भी आपको याद रखना है। तो उसने कहा था कहानी किनके द्वारा लिखी गई थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1895 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1905 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1915 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी में 1920 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी डियर? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। इनकी 3 कहानी जो बहुत फेमस है, एक है आपको उसमें उसने कहा था, और दूसरा आपको बुद्धू की कांटा, और तीसरा है आपको और इनका तीसरा फेमस कहानी है सुखमय जीवन। यानी कि सुखमय जीवन और बुद्धू की कांटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? 1915 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सुखमय जीवन यानी कि सुखमय जीवन किनकी कहानी है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो सुखमय जीवन है ना ये किनकी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन नंबर बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर सी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ऑप्शन नंबर डी में अज्ञाय जी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञाय का शॉर्ट में हम लोग अज्ञाय जी कहते थे। अज्ञाय जी किस पार्ट को लिखा है डियर? रोज चैप्टर को लिखा है। और वाल्मीकि जी यानी कि ये जूठन चैप्टर को लिखा है। किस चैप्टर को? जूठन। और बालकृष्ण भट्ट क्या? बातचीत। तो आपको कौन सा ऑप्शन बच गया? यानी कि सुखमय जीवन किनकी रचना है डियर? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है ना किस शाखा के कवि है? ऑप्शन नंबर ए में प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर बी में ज्ञान मार्गी, ऑप्शन नंबर सी में राम मार्गी, या ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि है डियर? आपको याद रखना प्रेम मार्गी। और यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता है कि तुलसीदास यानी कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास आपको याद रखना है राम मार्गी की कवि है। और यहीं पर आपको पूछ दिया जाता कि सूरदास किस शाखा के कवि है? तो सूरदास आपको कृष्ण मार्गी
कवि, यानी कि इन तीनों कवि का आपको याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी पूछे किस शाखा के कवि, तो आपको याद रखना है प्रेम मार्गी। और यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि सूरदास किस शाखा के कवि, तो आपको याद रखना है कृष्ण मार्गी। और यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि तुलसीदास किस शाखा के कवि, तो आपको राम मार्गी। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी की है। और सूरदास जी किस शाखा के कवि है, तो कृष्ण मार्गी की। और तुलसीदास जी किसकी, राम मार्गी की कवि है। चलिए फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते थे, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है वो अपनी आंख यानी कि अपनी आई की तुलना है ना किससे करते थे। ऑप्शन नंबर ए में मछली की आंख से, या ऑप्शन नंबर बी में हिरन की आंख से, या ऑप्शन नंबर सी में है दर्पण से, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर स्टूडेंट कमल से। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी आंख की तुलना किससे करते थे डियर, दर्पण से, यानी कि ऐनक से करते थे। किससे, तो ऐनक से करते थे, यानी कि दर्पण को मतलब होता है ऐनक। तो मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते थे डियर, तो दर्पण से करते थे। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दर्पण से करते थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भूषण किस काल के कवि है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भूषण जी है ना किस चैप्टर को लिखा है, भूषण जी किस चैप्टर को लिखा है ये आपको याद रखना है। और भूषण किस काल के कवि ये भी आपको याद रखना है। तो भूषण जी किस काल के कवि है, आधुनिक काल की है, या ऑप्शन नंबर बी में ऋतिक काल की है, या ऑप्शन नंबर सी में भक्ति काल की है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भूषण यानी कि जो भूषण जी है ना किस काल के कवि है, ऑप्शन नंबर या आपका सही क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि भूषण जी किस काल की कवि है, तो ऋतिक काल की कवि है। किस काल की, ऋतिक काल की कवि है। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूषण जी किस काल के कवि है डियर, तो ऋतिक काल की है, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गैंग्रीन क्या है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि और गैंग्रीन क्या, ये आपको बहुत आसान और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपको एक प्रकार की छिपकली है, यानी कि गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार के छिपकली या कांटा चुभने का जख्म है, या ऑप्शन नंबर सी में है जंगली प्रजाति है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। तो गैंग्रीन क्या है डियर, एक प्रकार के यानी कि गैंग्रीन क्या डियर, तो कांटा चुभने का जख्म है। क्या है, कांटा चुभने का जख्म है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांटा चुभने का जख्म है। गैंग्रीन क्या है, तो कांटा चुभने का जख्म है। और इसका इलाज यानी कि कांटा चुभने का जख्म का इलाज कौन करते थे, तो मालती के पति करते थे। इसको भी आपको याद रखना है। और एक किस चैप्टर में था, 5 यानी कि रोज चैप्टर, यानी कि रोज चैप्टर में आपको गैंग्रीन के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि अज्ञाय का जन्म कब हुआ था, यानी कि अज्ञाय को हम यानी कि अज्ञाय जी का फुल नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञाय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अज्ञाय कहते। तो अज्ञाय जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 7 मार्च 1909 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर बी में 7 मार्च 1911 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी में 7 मार्च 1912 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी में है 17 मार्च 1913 ईस्वी में। तो अज्ञाय जी का जन्म कब हुआ था डियर, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में अज्ञाय जी का जन्म हुआ था। और अज्ञाय जी किस पाठ के लेखक है, तो रोज की, ये भी आपको याद रखना है। और रोज पाठ क्या है, तो एक कहानी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पुंडलिक जी कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि पुंडलिक जी थे ना वे कौन थे, यानी कि पुंडलिक जी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक थे, या ऑप्शन नंबर बी में गांव की मुखिया थे, या ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक नेता थे, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी कौन थे डियर, एक शिक्षक थे। कौन थे, एक शिक्षक थे। तो आपको 14 यानी कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक हो जाएगा, एक शिक्षक हो जाएगा। यानी कि पुंडलिक
जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम यानी कि विद्यालय की ना स्थापना की? यानी कि गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम की स्थापना की? किस चैप्टर से लिया गया है? ओ सदा नीरा चैप्टर से लिया गया, जिसका लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। तो गांधी जी ने चंपारण में कितने विद्यालय की स्थापना किए थे डियर? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको 2, या ऑप्शन नंबर बी में 3, या ऑप्शन नंबर सी में है 4, या ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो गांधी जी ने चंपारण में यानी कि चंपारण में कितने विद्यालय या आश्रम की स्थापना किए थे? तो 3 को किए थे। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 को। कब कितने किए थे? तो 3 किए थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि जूठन क्या है? अब आपसे पूछा जाता है सबसे हल्का प्रश्न और सबसे इजी प्रश्न कि जूठन क्या है। पहले ये जान जाइए कि जूठन की लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो जूठन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है रेखा चित्र है, या ऑप्शन नंबर बी में है शब्द चित्र है, या ऑप्शन नंबर सी में कहानी है, या ऑप्शन नंबर डी में आत्मकथा है। तो जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। एक किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि त्रिछ क्या है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि त्रिछ है ना एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सांप है, या ऑप्शन नंबर बी में छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, या ऑप्शन नंबर सी में एक आतंकवादी संगठन है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो त्रिछ क्या है? यानी कि ये त्रिछ है ना जो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि त्रिछ क्या है? तो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव यानी कि बहुत बड़ा जीव है। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। और त्रिछ पाठ के लेखक कौन है? इसको भी आपको याद रखना है। तो कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। त्रिछ पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है। ये भी आपको याद रखना है। और त्रिछ क्या है? तो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि तुलसीदास यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो तुलसीदास है ना किस शाखा के कवि यानी कि तुलसीदास जी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन नंबर ए में आपको राम मार्गी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण मार्गी है, या ऑप्शन नंबर सी में प्रेम मार्गी, या ऑप्शन नंबर डी में भक्ति मार्गी। तो तुलसीदास जी किस शाखा के कवि है डियर? तो राम मार्गी की है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी की है। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि सूरदास जी यानी कि सूरदास किस शाखा के कवि है? तो आपको याद रखना है सूरदास किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण मार्गी की है। और यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि डियर मलिक मोहम्मद जायसे जी किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी के। इन तीनों को आपको याद रखना है। इन तीनों में से आपको जरूर एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए तुलसीदास किस शाखा के कवि है, या सूरदास जी किस शाखा के कवि है, या आपको मलिक मोहम्मद जायसे जी किस शाखा के कवि है, ये आपको याद रखना, क्लियर कर लेना। यानी कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी की। और कृष्ण मार्गी की सूरदास जी है। कौन? सूरदास किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण मार्गी की है। इसको आपको याद रखना है। और प्रेम मार्गी के कवि कौन है? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसे जी किस शाखा के कवि है? तो आपको याद रखना है किसका? प्रेम मार्गी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसे किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसे किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी की है। चलिए तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी कि तुलसीदास किस शाखा के कवि? राम मार्गी की है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि राम चलित मानस किसकी कृति है? ये आपको बहुत फेमस रचना है कि रामचलित मानस किसकी कृति है। ये आपको बहुत सा फेमस और बहुत बड़ा ग्रंथ है। यानी कि रामचलित मानस किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए में मलिक मोहम्मद जायसी, या ऑप्शन नंबर बी में सूरदास, या ऑप्शन नंबर सी में तुलसीदास, या ऑप्शन नंबर डी में नावादास। तो रामचलित मानस एक किसकी कृति है?
किसकी कृति है डियर स्टूडेंट? तो तुलसीदास की। रामचरितमानस किसकी कृति है? तुलसीदास की है। और इनका कृति एक और फेमस है, बहुत फेमस है कि कवितावली, यानी कि कवितावली किसकी कृति है डियर? तो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। इसको भी आपको याद रखना है। एक आपको कवितावली और दूसरा आपको रामचरितमानस है। किसकी कृति है? तुलसीदास की है। इन दोनों कृति का आपको याद रखना है। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर की शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? सबसे आसान और इजी प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा पाठ के रचयिता, यानी कि ये जो शिक्षा पाठ कैमा पाठ है, यानी कि 13वां पाठ के लेखक कौन है? यानी कि शिक्षा पाठ के है ना रचयिता, यानी कि उनका लेखक कौन है, यानी कि उनका राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में जगदीश चंद्र माथुर, या ऑप्शन नंबर सी में है उदय प्रकाश जी, या ऑप्शन नंबर डी में जे कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है डियर? जे कृष्ण मूर्ति है। उदय प्रकाश नारायण किस पाठ के रचयिता है? तो तिरिछ की है। और जगदीश चंद्र माथुर वो सदा नीरा पाठ के रचयिता है। और शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति है। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यानी कि हंसते हुए मेरा जो अकेलापन है ना, एक किस विधा की रचना है? यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? और ये भी आपको याद रखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन की लेखक है कौन है? मलयज जी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। और हंसते हुए अकेलापन क्या है, यानी कि किस विधा से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए में निबंध है, या ऑप्शन नंबर बी में डायरी है, या ऑप्शन नंबर सी में लघु कथा है, या ऑप्शन नंबर डी में नाटक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। डायरी ऑप्शन में दे या गद्य डायरी, यानी कि डायरी दे तो आपको डायरी सही मारना है, और गद्य डायरी दे तो आपको गॉड डायरी लिखना है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी के है। डायरी दे दे या गद्य डायरी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है डियर? तो डायरी की है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भक्तमाल किसकी रचना है? अब आपसे पूछा जाता है कि भक्तमाल जो है एक किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है भक्तमाल। किसकी रचना है डियर? नाभादास की, या ऑप्शन नंबर बी में तुलसीदास के, या ऑप्शन नंबर सी में है आपको सूरदास, या ऑप्शन नंबर डी में मलयज। तो भक्तमाल किसकी रचना है डियर? नाभादास की। किसकी है? नाभादास की है। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के लिए, यानी कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि एक माँ को न अपना मन को समझाने, यानी कि माँ के लिए, यानी कि कोई भी माँ या अपना माँ हो या दूसरी की माँ के लिए ना, एक माँ के लिए मन को, यानी कि अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में डियर धन नष्ट हो जाने पर, या ऑप्शन नंबर बी में है पुत्र की मृत्यु पर, या ऑप्शन नंबर सी में पति की मृत्यु पर, या ऑप्शन नंबर डी में है पिता की मृत्यु पर। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है डियर? तो एक पुत्र की मृत्यु पर, यानी कि एक पुत्र की जब मृत्यु हो जाता है तो माँ के लिए अपनी मन को समझाना कठिन हो जाता है। कब हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पर हो जाता है। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि प्रातः का नभ कैसा था? यानी कि प्रातः का मतलब आपको समझना है सुबह, और सुबह नभ का मतलब समझना है सूरज, यानी कि प्रातः यानी कि सुबह का सूरज कैसा था। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो उषा चैप्टर से लिया गया है। और उषा चैप्टर के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो प्रातः यानी कि सुबह का नभ कैसा था डियर? धुंधला था, या नीले शंख के समान था, या ऑप्शन नंबर सी में आपको लाल कमल के समान, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रातः का नभ डियर कैसा था? यानी कि सुबह का सूरज कैसा था? तो नीले शंख के समान थे। तो आपको 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीले शंख के समान
थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर की अधिनायक, यानी कि अधिनायक किस कवि की रचना है। जो अधिनायक चैप्टर है ये किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में रघुवीर सहाय की, या ऑप्शन नंबर बी में मुक्ति बोध की, या ऑप्शन नंबर सी में विनोद कुमार शुक्ला को, या ऑप्शन नंबर डी में सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो अधिनायक जो चैप्टर है उनकी लेखक यानी कि अधिनायक जो कवि है, यानी कि अधिनायक पाठ के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए में आपको रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी में मुक्ति बोध है, या ऑप्शन नंबर सी में विनोद कुमार शुक्ला है, या ऑप्शन नंबर डी में सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो अधिनायक चैप्टर के यानी कि अधिनायक जो चैप्टर है उसकी लेखक कौन है डियर, तो रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय है। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर की रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर की रामधारी सिंह जो दिनकर थे किस पाठ को लिखा है। अर्धनारीश्वर पाठ को क्यों कौन लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर लिखा है। हुंकार को भी कौन लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और संस्कृत के 4 अध्याय भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर कि रामधारी सिंह दिनकर को ना किस कृति यानी कि किस रचना पर है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को न किस रचना पर न साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए में हुंकार पर, या ऑप्शन नंबर बी में कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन नंबर सी में है अर्धनारीश्वर, या ऑप्शन नंबर डी में है संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर ना रामधारी सिंह दिनकर को क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका आपको PDF लेना है तो हमारे चैनल AK आर्ट्स क्लासेस यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं इसका PDF वहीं पर अपलोड कर दिया हूं। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।